है या साफ शब्दों में कहें तो जनगणना के नाम पे आदिवासियों को कैसे धोखा दिया जा रहा है या कैसे छला जाएगा। जब भी जनगणनाएं हुई है उसमें आदिवासियों के साथ धोखा ही हुआ है। इस तरह एसटी एससी और ओबीसी की जनसंख्या को सेट किया जाता है, कभी हिंदू में कैटेगरी में डाल जाता है तो कभी ईसाई कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जो संख्या बल थी उसे छुपाया गया। अब उस संख्या बल हमारा कम हुआ तो हमारी भागीदारी कम सुनिश्चित किया जाएगी। हमारे जाके आदिवासियों का समूल विनाश कर दिया जाएगा। यानी आदिवासियों का समूल विनाश करने का एक लंबा षड्यंत्र लंबे समय से चलाया गया है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी दिनेश मुंडा है और कहें कि इस बार 26 और 27 में जनगणना होना है पूरे देश में, उसमें झारखंड में भी होगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जनगणना जो होगा उसको कैसे देख रहे हैं, कितना जनगणना से यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। इसी में अगर हम थोड़ा बात करेंगे परिसीमन पर कि परिसीमन जब होगा तो क्या फायदा, क्या आदिवासियों को नुकसान होगा, तो हम पहले ज़रा से जुड़ते हैं। क्या होगा तो जनगणना होगा तो क्या असर पड़ेगा या क्या फायदा या नुकसान होगा। सबसे पहले आपको जोहार और आपके चैनल्स के तमाम व्यूअर्स को भी झारखंडी जोहार रहेगा। बिल्कुल बहुत ही बेसिक सवाल आपने मेरे समक्ष रखा है कि जनगणना होने से कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। मैं इसको थोड़ा आदिवासी परिप्रेक्ष्य में बात रखना चाहूँगा कि जनगणना होने से आदिवासियों को कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है। तो अगर सटीक एक लाइन पे अगर बोला जाए अवधेश जी, तो जनगणना होने से जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आदिवासी समुदाय को नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि इस बार का जो जनगणना है वो कई चीज़ों का निर्धारण करने वाला है। जैसे परिसीमन का जो आधार होगा वो जनगणना होगा। आपका धर्म कोड का जो लड़ाई चल रहा है हमारे यहाँ पे, वो भी उसका भी जो कहीं न कहीं ये जनगणना उसको पूरी तरह से प्रभावित करेगा। शायर जो बात कर रहे हैं आप, ये भी पूरी तरह से जनगणना पे ही होने वाला है। और भी अगर हम लोग साथ में जाते हैं तो अन्य और भी चीज़ें हैं जो पूरी तरह से आदिवासी समाज को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा। अब मैं वन बाय वन आपको समझाता हूँ कि जनगणना होने से कैसे आदिवासियों को नुकसान है, या साफ शब्दों में कहें तो जनगणना के नाम पे आदिवासियों को कैसे धोखा दिया जा रहा है या कैसे छला जाएगा। सबसे पहला, जनगणना होना चाहिए, इसमें कोई दो बात नहीं है। जो एक किसी देश को चलाने के लिए विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें का रीएडजस्टमेंट कैसे हो, इसके लिए जनगणना होना चाहिए। लेकिन अगर आदिवासी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जनगणना होने से पहले बहुत सारे चीज़ों पर सरकार को काम करना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ कि जनगणना धोखा है। ठीक है, आपको जनगणना कराना कराइए, लेकिन आप जातिगत जनगणना जो है आप उस पर हमेशा टालमटोल क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले जातिगत जनगणना होना चाहिए था। इससे क्या पता चल पाता कि हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारा जो स्ट्रेंथ है वो कितना है। उसके बाद अगर जनगणना कराया जाता तो हम लोग उस जनगणना को ज़्यादा सकारात्मक तरीके से देखते हैं। यानी जो डेटा आता है वो खुल के उसमें आप ट्रांसपेरेंसी देख पाते हैं। तो यहाँ पे जनजातीय जनगणना बोलिए या जातिगत जनगणना बोलिए, वो नहीं कराया गया है। अब देखिए, लंबे समय से ये मुद्दा बना भी है। हमेशा एसटी एससी समाज के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी हो चाहे समाजसेवी लोग हो, वो लगातार इस मामले को उठाते आए हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। हमारी जो संख्या बल है वो हमें कैसे पता चल पाएगा। और संख्या बल से, चूंकि लोकतंत्र में संवैधानिक कंट्री है हमारा भारत, इससे बहुत सारा चीज़ें तय होती है। चाहे वो विधानसभा सीट हो, चाहे लोकसभा सीट हो, चाहे वार्ड से पार्षद से लेकर मुखिया का सीटें हो, तमाम चीज़ें संख्या पर ही आज की डेट में तय होती है। कहने का मतलब है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होती है या जिसकी जितनी संख्या बल होता है उसकी उतनी हिस्सेदारी बनती है। तो यहाँ जातिगत जनगणना को जान के टाला जा रहा है। और जनगणना जब होगा तो वहाँ पे जो विशुद्ध आंकड़े हैं वो निकल के नहीं आ पाएंगे। जो आदिवासी का जो विशुद्ध आंकड़ा है वो नहीं आ पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह धोखा है। ये कुछ स्टेटों ने इसमें प्रयास भी किया, आपने देखा होगा 23-24 में बिहार में भी जातिगत जनगणना कराया गया। तेलंगाना में भी जातिगत जनगणना स्टेट ने अपने हिसाब से कराया गया। और केंद्र सरकार भी कराना चाहती है, लेकिन कब कराना चाहती है, जनगणना के बाद जातिगत जनगणना कराना चाहती है। तो सोचिए कि कुछ ना कुछ यहाँ टेक्निकल गेम खेला जा रहा है हमारे समाज के साथ। तो पहला इस कारण से भी धोखा है। दूसरा क्या है कि अगर आप देखें तो जब भी जनगणनाएं हुई है
उसमें आदिवासियों के साथ धोखाई हुआ है। कैसे धोखा हुआ है? एक बहुत बड़ी आबादी को इस जनगणना से दूर कर दिया जाता है, जैसे आपने एसआईआर का चर्चा किया, वो भी एक इसी का कड़ी है। अब इसको ऐसे समझिए कि बहुत बड़ी आबादी को जनगणना से कैसे साइड कर दिया जाता है, और विशेषकर एसटी, एससी और ओबीसी की जनसंख्या को साइड किया जाता है। मैं बात करना चाहता हूँ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, चाहे भारत के परिप्रेक्ष्य में, आदिम जनजाति का जो पॉपुलेशन है वो कभी भी उसका एग्जैक्ट या एक्यूरेट डाटा हमारे पास आज तक अवेलेबल नहीं हो पाया है। पूरे भारत में 75 से ज़्यादा ट्राइबल्स या प्रिमिटिव ट्राइबल्स ग्रुप है, और उनके अमूमन जो आंकड़े हम लोग जान रहे हैं 70 से 80 लाख जो प्रिमिटिव ट्राइबल्स ग्रुप है, यानी आदिम जनजाति ग्रुप्स है, उसमें लोग हैं भारत में। झारखंड में देखा जाए तो 8 तरह के आदिम जनजाति लोग हैं। पहाड़िया है, सोरबा है, खेराब है, खरसाव, ये खरवार है, तो ये सब जो बिरजिया है, तो ये सब जो आदिम जनजाति जो ग्रुप के जो लोग हैं, उनकी संख्या देखिएगा लगातार घटते जा रहा है, और जो एग्जैक्ट डेटा है वो हम लोग को मिल नहीं पाता है, तो उनकी संख्या घटती नहीं है, उन्हें घटाया जाता है। आप अगर देखिएगा कि आदिम जनजाति कहने का मतलब क्या है कि एक तरफ से वो संकटग्रस्त जनजाति है या समूह है, जो अपने अस्तित्व के लिए जद्दोजहद कर रहा है, अपने आप अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। तो लगातार ज़्यादातर इस ग्रुप के जो हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब इस कम्युनिटी पे अगर आप ध्यान आकर्षित कीजिएगा या देखिएगा तो उसमें एक चीज़ देखने को आपको मिलेगा कि सबसे पहले तो क्या है कि इनकी काउंटिंग सही से नहीं होती है, अलग अलग वजह से। आप थोड़ा सा सुदूरवर्ती क्षेत्र में चल जाइए तो आपको दिखेगा क्या कि जो आदिम जनजाति के लोग हैं उनके पास वोटर आईडी नहीं है, उनके पास आधार नहीं है, और जिनके पास अगर ये अवेलेबल है तो उनको इतनी उनके पास जागरूकता नहीं है, जागरूक नहीं है कि वो अपना पहचान सही तरह से जनगणना प्रपत्र में अंकित करें। तो उस जगह पे क्या होता है कि मजबूरन उन्हें क्या किया जाता है, कभी हिंदू में कैटेगरी में डाल जाता है तो कभी ईसाई कैटेगरी में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो अवेयर नहीं है। और सरकार चाहती ही है कि किस तरह से कागजी खेल करके लोगों की जो बेसिक आइडेंटिटी है, वास्तविक आइडेंटिटी है, उसको धूमिल करते हुए उसकी आइडेंटिटी को चेंज किया जाए और उसी के आधार पर जनगणना कराया जाए। तो सोचिए कि 70 से 80 लाख पूरे भारत में लोगों के साथ, उसमें से मोटा मोटी हमको लगता है कि 20 से 30% लोगों को तो गिनती होता ही नहीं है। लोग जान ही नहीं पाते जनगणना क्या होता है, कैसे जनगणना का में पार्टिसिपेट करना है। अब आधार ही नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, तो कैसे करेगा? तो एक बहुत बड़ी आबादी को जान के साइड कर दिया जाता है जनगणना। यहाँ पर एक सवाल है दादा, आप जनगणना में बहुत अच्छा बात बोले हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग आदिवासी सुदूर इलाके में जाइएगा तो जो कमाने चले गए हैं, बिल्कुल, जो कई राज्यों में, कई महानगरों में चले गए हैं, उसको कैसे जनगणना होगा और कैसे देखिए, इसका आज तक कोई निश्चित मापदंड नहीं रहा है या फिर निश्चित मैकेनिज्म जो होता है सरकार के पास नहीं रहा है। बिल्कुल, मैं बहुत बड़ी आबादी में अगला स्टेप में इसी पे आने वाला था कि बहुत बड़ी आबादी में तो एक तो हो गया आपका कि प्रिमिटिव ट्राइबल्स ग्रुप, जिसे भारत सरकार ने पीवी आपका क्या बोलते हैं कि पीवीजीटी कर दिया गया है, नहीं पीवीटीजी कर दिया गया है, जो 2006 में इसको नाम बदल दिया गया है। तो वो एक बड़ी आबादी उधर से हम लोग देखते हैं। एक दूसरी बड़ी आबादी जिसपे मैं आना चाहता हूँ, तब तक आपने मेरे मन की बात को रख दिया कि भारत को तो छोड़िए, सिर्फ केवल झारखंड का हम बात करें ना तो लाखों लाख की संख्या में लोग पलायन का शिकार हुए हैं और अपना जीविका या फिर अपना रोजी रोटी के लिए बाहर जाते कमाने के लिए, चाहे वो ईटा भट्टा में काम करने वाला वर्कर हो, चाहे क्या बोलेंगे कि जो पंजीकृत जो श्रमिक नहीं होते हैं, जो बाहर में काम करते हैं, चाहे ईटे भट्टा के काम हो, चाहे हमारी राज्य की जो बच्चियों को बाहर ले जाया जाता है काम दिलाने के नाम पे। तो इस तरह का आंकड़ा अगर आप देखिएगा तो ये भी आंकड़ा बहुत ज़्यादा जाता है। मुझे लगता है कि आंकड़े लाखों में हैं, 5 लाख 10 लाख, एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है। 5 लाख। हाँ, अभी मैं भी शायद कहीं सुन रहा था कि 5 से ज़्यादा लाख तो हमारी बच्चियाँ दिल्ली में आप डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम कर रही। उसके साथ ही साथ आसाम में जाइए कि 60 लाख से ज़्यादा
ट्राइबल्स जो लोग हैं अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें तो आदिवासी नहीं माना जाता है। तो सोचिए कि उनकी गिनती किस कैटेगरी में किया जाता है। तो एक बहुत बड़ी आबादी को जनगणना से दूर किया जाता है, जान के दूर किया जाता है, क्योंकि अगर जान के दूर नहीं किया जाएगा तो वो आबादी काउंट में आएगा, जनगणना काउंट में आएगा तो हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी, हमारी भागीदारी बढ़ेगी। तो एक बहुत बड़ी आबादी को इससे दूर रखा जाता है जनगणना में, और उसका सबसे बड़ा शिकार कौन होता है? आदिवासी समुदाय होता है। इस बड़ी आबादी में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन किसी का है तो वो आदिवासियों का है। तो यहाँ पर भी आदिवासियों को जनगणना के नाम पे छला जाता है। तीसरी सबसे बड़ी बात आपको समझना होगा, मैंने क्यों कहा कि ये जनगणना जो है बहुत सारी चीजों को निर्धारण करने वाला है। परिसीमन का जैसे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जब एग्जैक्ट डेटा आदिवासियों को नहीं मिल पाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो जितनी भागीदारी हिस्सेदारी आदिवासी को होने वाली थी वो मिलेगा नहीं, और दूसरी आबादी को बढ़ाकर दिखाया जाएगा। परिसीमन में तो यही खेला है। अब जब दूसरी आबादी को दिखाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि परिसीमन जब होगा तो सीटों का बंटाधार होगा, और ज्यादा संभावना है, ये इतिहास रहा है कि जब भी परिसीमन हुआ है तो सीटों की संख्या, चाहे लोकसभा सीट हो चाहे विधानसभा सीट हो, वो बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन सीट बढ़ने से क्या होता है कि आदिवासी का जो प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी है, भागीदारी है, वो 110% कम होने वाली है। आप ऐसा इसको समझिए कि जनसंख्या में हमें दूर रखा गया, हमारी जो संख्या बल थी उसे छुपाया गया। अब उस संख्या बल हमारा कम हुआ तो हमारी भागीदारी कम सुनिश्चित किया जाएगी, हमारे हक अधिकार को कटौती किया जाएगा। अब यहाँ पे जब हक अधिकार कम होगा तो जैसे तो बहुत सारी चीजें प्रभावित होगी ट्राइबल सोसाइटी में। कैसे समझिए, ये रांची 5th शेड्यूल एरिया था, आपका जमशेदपुर जो बसा है वो 5th शेड्यूल एरिया में था। वर्तमान समय में यहाँ पे 5th शेड्यूल का कोई भी कंसेप्ट काम नहीं करता है। नगर निकाय चुनाव 5th शेड्यूल जो एरिया होता है उसके विपरीत कराया जा रहा है। तो 5th शेड्यूल एरिया खत्म होने से क्या हो रहा है कि आपके जल जंगल जमीन सामान्य कानून के द्वारा आपको लूटा जाएगा। अब आपका जल जंगल जमीन लूटा जाएगा तो आदिवासी का अस्तित्व ऐसे मटिया मिट हो जाएगा, भाषा संस्कृति मटिया मिट होगा। मतलब परिसीमन के नाम पे ये जनगणना से स्टार्ट हुआ। देखिए, जनगणना से षड्यंत्र चालू हुआ है, परिसीमन में जाके आदिवासियों का समूल विनाश कर दिया जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे रांची जब 5वीं अनुसूची में रहते हुए अभी ये एक 5वीं अनुसूची से बाहर का क्षेत्र बन गया है, जमशेदपुर बन गया है, तो आने वाला समय में आप कल्पना कीजिए कि दुमका, खूंटी या इस तरह जो भी अभी सिटी है जो बाहरी संख्या को बसाया जा रहा है और वहाँ का डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, वहाँ का जो जनसंख्या है उसको बदला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कल के डेट में खूंटी हो, दुमका हो, साहिबगंज हो, पाकुड़ हो, जो भी इस तरह का क्षेत्र है, आने वाला 10 साल 20 साल 50 साल में वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ का जो डेमोग्राफी हो चेंज होगा ही होगा। तो फिर वो सब एरिया भी जो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल एरिया है वो भी खत्म हो जाएगा। और जब खत्म होगा तो मैंने कहा ना कि जब आपका 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा तो फिर जल जंगल जमीन कैसे संरक्षित रहेगा, फिर आपका भाषा कैसे संरक्षित रहेगा, फिर आदिवासी कुल मिला के आदिवासी कैसे संरक्षित रहेगा? तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यानी आदिवासियों का समूल विनाश करने का एक लंबा षड्यंत्र लंबे समय से चलाया गया है। और ये जनसंख्या किया जाए उसका एक, हाँ, ये जनगणना आधार बनने वाला है। उसके बाद भी आप देखिएगा कि और भी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रभावित हो रही है। लगातार जनसंख्या हर एक कम्युनिटी की बढ़ती जा रही है। जनगणनाएं भी सरकार अपने हिसाब से जितना जो इसका पीरियड है उसके हिसाब से कराती है, लेकिन अब देखिएगा कि लगातार आदिवासियों की जनसंख्या घटती जा रही है। तो घट कैसे रही है? ऐसा तो नहीं है कि आदिवासी समाज बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, संतान उत्पत्ति नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन उनकी जनसंख्या घट कैसे रही है? आप 1931 आसपास में जब जाइएगा तो इसी झारखंड में मोटा मोटी 40% आदिवासी वास करते थे। 40 से फिर अभी देखिए कितना गया है, 26% में। तो धीरे धीरे समझिए कि जैसे जैसे ये जनसंख्या गिरते जाएगा तो आने वाले समय में तो जनगणना में यही दिखाया जाएगा कि अब हम यहाँ पे जो है वो माइनॉरिटीज ग्रुप में चले गए हैं, अल्पसंख्यक बन गए हैं। अब जब अभी हम संख्यक में हैं सो हम अपने हक अधिकारों को बचा नहीं पा रहे हैं। जब अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो आदिवासी कितना सुरक्षित रहेगा? आदिवासी अपने हक अधिकार, अपने जल जंगल जमीन, अपनी आशा भाषा को कितना बचा पाएगा? तो धीरे धीरे ये जब हम लोग अल्पसंख्यक में चल जाएंगे तो धीरे धीरे इसे खत्म कर दिया जाएगा। और जनगणना एक आधार है हमारी जनसंख्या को कम दिखाने का। मैंने कई पैरामीटर के तहत, कई तत्वों के द्वारा मैंने ये समझाने का कोशिश किया है कि इस जनगणना में कैसे आदिवासियों को नुकसान है। आप अभी सुने दिनेश मुंडा की बात।
हम लोग बात शुरू किए थे कि इस बार जनगणना होना है, इस बार परिसीमन की बात हो रहा है, एसआईआर की बात हो रहा है, तो स्पष्ट दिनेश दा बता दिए कि जनगणना होगा तो आदिवासियों के लिए कैसे नुकसान होगा। दूसरी बात करें, अगर परिसीमन होता है तब भी आदिवासी को कैसे नुकसान होगा, वही बता दिए कि अगर जनगणना होगा तो गिनती होगा कि कितना आदिवासी है, और ये भी उसमें कम कैसे दिखाया जाएगा वही बता दीजिए कि बहुत लोग तो पलायन कर गए हैं, अब उनको बुला करके तो जनगणना कराया नहीं जाएगा। और दूसरे जो है, चाहे जो लोग हैं जानकारी नहीं है कि जनगणना में क्या लिखना है, तो कुछ हिंदू लिख देंगे, कुछ ईसाई लिख देंगे, तो आदिवासियों के इस तरह से कम जिस तरह से 26% है, फिर लोग और कम जाएंगे, तब क्या होगा। उदाहरण के तौर पर भी रांची को उदाहरण दिए हैं कि पहले 5th शेड्यूल था, आज देखिए क्या हाल है, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन बात समझने की वाली बात है कि जनगणना में लोग कैसे जागरूक हों, जनगणना जब हो तो किस तरह से सरकार को कोई कराया जाए, खास करके जो बाहर लोग हैं उनको खास करके बुलाया जाए और तब कराया जाए। या परिसीमन की बात की तो बोले कि आदिवासी जो रिजर्व सीट है वो घटेगा, और परिसीमन जब होगा तो अपने तरीके से लोग करेंगे, तो उसमें भी आदिवासियों का नुकसान होगा। तो एसआईआर जब होगा तभी वही बात होगा, जो जनगणना वाला जो लोग यहाँ हैं ही नहीं तो अपना वोटर कार्ड में दर्ज कैसे कराएंगे। तो तमाम बात ये कर रहे हैं कि जनगणना जो है खास करके जब होगा तो आदिवासियों को नुकसान होगा। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।